आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर है हमारा हर्षवर्धन। आज हम लोग हर्षवर्धन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सिलेबस में हमारा जो टॉपिक मेंशन है वो है हर्षवर्धन, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक, उसके काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं कि हर्षवर्धन उत्तर भारत का किस प्रकार से अंतिम हिंदू शासक था। कई सारा इतिहासकार हर्षवर्धन को उत्तर भारत का एक महान और अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं। अब इस कथन में कितना सच्चाई है और क्या है हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग हर्षवर्धन को लेकर कंप्लीट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था या फिर हर्षवर्धन जो शासक थे वो शासक के रूप में क्या क्या कार्य किए थे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा वही है, हर्षवर्धन का एक शासक के रूप में मूल्यांकन करें। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो राजा हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन को ही हम लोग हर्ष बोलते हैं। वह पुष्यभूति राजवंश या वर्धन राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। यानी कि हर्षवर्धन जो पुष्यभूति राजवंश था या फिर पुष्यभूति वंश, तो पुष्यभूति वंश को ही हम लोग वर्धन वंश बोलते हैं। और इस वंश का जो संस्थापक थे वो थे प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन का ही बेटा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को 7वीं शताब्दी ईस्वी में सबसे प्रमुख भारतीय सम्राटों में एक माना जाता है। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। ये हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार के बारे में बात कर रहा है। उनकी राजधानी कन्नौज थी। जो इनका साम्राज्य था तो उसका राजधानी कन्नौज में था। उनके सुधार और नीतियाँ उदार थी और उनका उद्देश्य हमेशा से अपने लोगों की शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना था। यानी कि हर्षवर्धन जो शासक थे वो एक उदारवादी शासक थे। हर्षवर्धन का इतिहास में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक इत्यादि शासकों के समान ऊंचा स्थान तो नहीं है, किंतु राजनीति, धर्म, संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी योगदान के कारण उसका इतिहास में विशेष महत्व है। देखिए, हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो ये सब जो राजा हुआ करते थे तो इन सब का जो साम्राज्य था वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, और ये सब जो शासक थे वो अपने आप में एक महान शासक थे। हम लोगों ने पढ़ा था अच्छी तरीके से। और हर्षवर्धन भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब शासकों यानी कि इन सब को तो बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने टाइम पे कहीं ना कहीं ये भी एक महान शासक थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, ये इन सब शासकों जितना इसका साम्राज्य यानी कि इनका जो ख्याति है वो इतना दूर तक फैला हुआ भले ही नहीं है, लेकिन जिस टाइम पे ये शासक हुआ करते थे वो अपने समकालीन शासकों में सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक हुआ करते थे। ये बात है। इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलता है। साथ ही इसमें शासक बनने की इच्छा भी नहीं थी, किंतु इसे परिस्थितिवश ही शासक बनना पड़ा। ये चीज़ हम लोगों ने प्रीलिम्स की क्लास में पढ़ा था। और ये जो शासक थे हर्षवर्धन, हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि ये शासक बनने के लिए कार्य नहीं कर रहे थे और इनको ऐसा कुछ इसके दिमाग में नहीं था कि हम शासक बनेंगे, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आ गई कि इनको शासक बनना पड़ा।
इसका शासक के रूप में मूल्यांकन निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है। तो सबसे पहला पैराग्राफ में हमने हर्षवर्धन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन को लिखा। इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था, राजधानी क्या था, कौन सा वंश के संस्थापक थे, वगैरह वगैरह, ये सब हम लोगों ने लिखा। किस प्रकार से शासक थे ये, तो ये भी एक उदारवादी शासक थे। इनका स्थान भले ही समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक जितना ना हो, लेकिन फिर भी अपने टाइम पे ये अपने समकालीन शासकों में सबसे महान शासक थे। और बाकी इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट अब देखते हैं। तो वही सबसे पहला पॉइंट है, एक विजेता शासक के रूप में हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन किस प्रकार से एक विजेता शासक कहलाए। तो हर्ष ने गौंड शासक शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। हर्षवर्धन का जो शशांक के साथ युद्ध हुआ था वो इनके लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शशांक को इसने पराजित किया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और कन्नौज को ही अपनी राजधानी भी बनाया था। उसने उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। वैनसोंग के विवरण के अनुसार हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया था। संभवतः ये 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, गौंड या फिर बंगाल, पश्चिम बंगाल या फिर बंगाल का ही पुराना नाम गौंड था, मिथिला और उड़ीसा थे। देखिए, वैनसोंग जो है ये एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है वो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीलिम्स में, जो था CU की। आपको याद रखना है, वैनसोंग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो वैनसोंग के बारे में ये सब फैक्ट्स इम्पॉर्टेंट है। और वैनसोंग जब हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था तो इनका जो भी विवरण है उससे तो हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलेगा ही। तो वैनसोंग के जो विवरण हैं उन्हीं के अनुसार ये कहा गया है कि हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। और ये 5 राज्य कौन कौन सा है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, पंजाब, कन्नौज, गौंड या फिर बंगाल, मिथिला और उड़ीसा, ये 5 राज्य। हर्ष ने पश्चिम में वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और मैत्री संबंध स्थापित किया। तो पश्चिम का जो शासक था वल्लभी, यानी कि गुजरात के शासक जिनका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय, वल्लभी के शासक, वल्लभी गुजरात में है। तो ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और इससे जो इनका जो यहाँ पे जो दुश्मनी था वो फ्रेंडशिप में बदल जाता है और एक रिलेशन भी स्थापित हो जाता है। अब हर्ष का अगला विजय देखते हैं हम लोग, जो है कश्मीर पर। तो हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण किया और वहाँ से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट संघाराम में स्थापित किया। कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया। तो कश्मीर अभियान किया, कश्मीर से भगवान बुद्ध का यानी कि गौतम बुद्ध का जो दांत था वो कन्नौज में स्थापित किया था। हर्षवर्धन जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को वो मानता था और बौद्ध धर्म में भी कौन सा शाखा, तो महायान शाखा। तो कश्मीर के पश्चात उसने दक्षिण अभियान किया था और उसने नर्मदा नदी के दक्षिण में सैनिक अभियान कर कुंतल, जो कि कर्नाटक का जगह है, फिर चोल और कांची पर विजय प्राप्त किया। ये तीनों कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब का एरिया है, यानी कि दक्षिण साइड का, वहाँ पर विजय प्राप्त किया। लेकिन जब नर्मदा नदी के तट पर पहुँचा तो इनका जो युद्ध होता है वो होता है पुलिकेशिन द्वितीय के साथ। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जहाँ पे हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग विजित क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि विजेता कौन कौन जगह को इसने जीता था। तो कुंतल, चोल, कांची पर विजय प्राप्त किया था।
इस प्रकार हर्ष के साम्राज्य में प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत सम्मिलित था, लगभग उत्तर भारत सम्मिलित था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तथा विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सौराष्ट्र एवं काठियावाड़ तक विस्तृत था। ये हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार का बात कर रहा है। हर्षवर्धन ने मालवा, सिंध, असम, गंजाम इत्यादि क्षेत्रों को जीतकर एक विजेता के रूप में स्वयं को स्थापित किया। हर्षवर्धन की तुलना गुप्त शासक समुद्रगुप्त से की जाती है। ये तुलना की जाती है हर्षवर्धन को समुद्रगुप्त से, और इसके लिए उसने विजय अभियानों की चर्चा की जाती है। हर्षवर्धन के विजय अभियानों की एक विशेषता यह रही है कि उसने विजित क्षेत्रों के साथ मैत्रीपूर्ण या वैवाहिक संबंध के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया। जैसे कि हमने देखा, ध्रुवसेन द्वितीय के साथ अशोक अपनी पुत्री का विवाह करके जो शत्रुता थी उसको मित्रता में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रहा हर्षवर्धन का एक विजित यानी कि विजेता शासक के रूप में भूमिका। तो आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन कहाँ कहाँ विजय प्राप्त किए थे। तो शॉर्ट में आपको जो शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो आप मेन बातों को लिखिए। सबसे पहले शशांक को याद रखिए दिमाग में कि हाँ, शशांक को पराजित किया था और कन्नौज पर अधिकार किया था। अब अच्छे से लाइन बना के आपको लिख देना है। फिर उत्तर भारत के 5 राजाओं को पराजित किया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वैनसोंग के विवरण से मिलती है। बस इतना बात काफ़ी है आपको पूरा लाइन लिखने के लिए। आपको याद क्या रखना है? तो ये 5 राज्यों का नाम, अगर मैपिंग से अगर आप इसको याद रखिएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले पंजाब है, उसके नीचे कन्नौज है, फिर बंगाल चल जाइए, फिर मिथिला और उड़ीसा। फिर हर्ष ने जो मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया वो किससे किया? अगर दिमाग में आपको ये सब घूमेगा कि हाँ, वो मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किया था, तो ध्रुवसेन द्वितीय आपको याद आ जाएगा। फिर कश्मीर को जीता था, वहाँ से बुद्ध का दांत को कन्नौज के निकट स्थापित किया था। कश्मीर के पश्चात दक्षिण अभियान किया था। दक्षिण अभियान में किन किन शासकों को पराजित किया था, किन किन राज्यों पर, तो इन तीनों को याद रखिए। यानी कि मेन बात को ही आपको याद रखना है और पूरा लाइन आप खुद से बना सकते हैं। फिर इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था उसको लिख दीजिए, और इसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, ये सब आप मेंशन कर दीजिए। बस ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं एक कूटनीतिज्ञ के रूप में। तो हर्षवर्धन एक महान कूटनीतिज्ञ था। इसके 3 प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहला, प्रथम देखिए, थोड़ा सा हाइफन दीजिए और लिखिए, उसने कामरूप के शासक यानी कि असम के शासक से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और गौड़ नरेश के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। तो ये इसका मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया। दूसरा, वल्लभी नरेश के साथ वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया, ये भी बात है, जिससे पुलिकेशिन द्वितीय के प्रभाव को कम किया। और तीसरा, चीन के साथ राजदूतों के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। तो ये इसका 3 प्रमाण हमें मिलती है। सबसे पहले कामरूप यानी कि असम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। फिर गुजरात के शासक के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। किस प्रकार से किया? अपनी पुत्री का विवाह करके। फिर तीसरा में हम लोग देखें कि चीन के साथ राजदूतों के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। देखिए यहाँ पे, जब वल्लभी नरेश के साथ इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया तो इन दोनों शासकों की शक्ति आपस में मर्ज हो जाने से यानी कि सम्मिलित हो जाने से पुलिकेशिन द्वितीय का जो प्रभाव था वो थोड़ा सा कम हुआ। परंतु आगे लिखिए, ऐहोल प्रस्थि के अनुसार हर्ष एवं चालुक्य वंश का प्रतापी शासक जो था पुलिकेशिन द्वितीय, ये चालुक्य वंश का एक बहुत ही प्रतापी शासक था पुलिकेशिन द्वितीय। अंत में हर्षवर्धन का युद्ध होता है पुलिकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर, और इस युद्ध में हर्षवर्धन को हारना पड़ता है, यानी कि हर्षवर्धन का पराजय होता है, जिसमें हर्ष की पराजय हुई।
तो इसको भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये था अगला पॉइंट। देखिए ये सब पैराग्राफ जो है काफ़ी इजी है, अगर आप समझ गए होंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको एक एक लाइन रटने का और रट के आपको लिखने का, और उतना शायद पॉसिबल नहीं है चीज़ों को रटना। अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं अच्छी तरीके से तो आप आंसर अच्छी प्रकार से नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको समझने पर अच्छी तरीके से फोकस करना है, और इसके लिए आपको प्रीलिम्स का वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में हमने एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर किया है, क्योंकि ये मेंस का नोट्स है और यहाँ पे हम लोग लिमिटेड चीज़ पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे चीज़ नहीं घुसा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, जैसे कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसको अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स लिखेंगे तो आंसर इधर उधर हो जाएगा। जो पूछा है प्रश्न में, जितना सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। और अगर ज़्यादा डिटेल्स आपको जानकारी लेना है तो प्रीलिम्स में हमने अच्छी प्रकार से समझाया है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस लिमिटेड नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक से क्या प्रश्न आ जाए ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन मेंस में संभवतः हम लोग ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक मेंशन है तो इसी के आसपास हमारा प्रश्न रहेगा, और हम लोग आराम से उसको पढ़ के या फिर समझ के और थोड़ा बहुत जो मेन पॉइंट है उसको रट के लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक कुशल प्रशासक के रूप में। तो हर्षवर्धन को एक कुशल प्रशासक के रूप में ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर्षवर्धन ने अपनी प्रजा को सुखी बनाने का प्रयास किया, किंतु उसके साथ हमेशा समय का अभाव रहा। इसके बावजूद हर्षवर्धन ने अपनी राज व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करके न केवल सामंतों पर अंकुश लगाया, बल्कि जनता के समक्ष कुशल शासन भी प्रस्तुत किया। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। एक कुशल प्रशासक किस प्रकार से थे, इसको कुछ लाइन में यहाँ पे हमने लिखा, और अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर आपको 600 वर्ड्स में ही लिखना है, और हमारा यहाँ पे वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हमने देने का प्रयास किया है ताकि आपको 600 वर्ड के आसपास आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है धार्मिक उदारता के रूप में। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको लिखना ही लिखना है। हर्षवर्धन के कार्यों से उसके धार्मिक सहनशीलता का भी पता चलता है। वह प्रारंभ में शैव था, किंतु बाद में बौद्ध बन गया। हम लोग जानते हैं कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जिस प्रकार अशोक के काल में बौद्ध धर्म उन्नति की और अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंच गया, उसी प्रकार हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। उसकी बौद्ध धर्म की सेवाओं के कारण ही वैनसोंग ने उसे शिलादित्य कहा है। तो ये उपाधि आपको याद रखना है, शिलादित्य। हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ा है कि वैनसोंग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है, और ये भी अशोक की तरह एक उदारवादी शासक थे। ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे, उनका प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद हर्षवर्धन ने अन्य धर्मों को संरक्षण दिया, जैसा कि सम्राट अशोक ने दिया था। तो ये हो गया धार्मिक उदारता के रूप में हमारा पॉइंट कंप्लीट। अब नेक्स्ट है एक कवि एवं नाटककार के रूप में। तो हम लोग जानते हैं हर्षवर्धन स्वयं एक कवि थे, एक साहित्य प्रेमी थे, और काफ़ी सारे विद्वानों को अपने साम्राज्य में या फिर अपने दरबार में जगह देते थे। तो एक कवि एवं नाटककार के रूप में हर्षवर्धन का स्थान देखते हैं। तो हर्षवर्धन एक उच्च कोटि का कवि तथा नाटककार था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका उसके द्वारा रचित है, उसी के द्वारा रचे गए। तो ये जो रचना है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों आपको याद रखना है, जो कि हर्षवर्धन द्वारा रचित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ भी यहाँ से बन सकता है। उसने बड़े बड़े विद्वानों को संरक्षण दिया था। बाणभट्ट उसका दरबारी लेखक था
उसने हर्षचरित के साथ साथ कादम्बरी की भी रचना की थी। तो ये रचना भी इम्पोर्टेंट है। हमने सारा चीज़ प्रीलिम्स में पढ़ा है, वही सब हम लोगों ने यहाँ पे डाला है। तो वानभट्ट की रचना जो था वो हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों प्रमुख रचना है, आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रसिद्ध व्याकरण लेखक भर्तृहरि इसी काल में हुआ। इससे कन्नौज का सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ा और कला एवं साहित्य की काफ़ी उन्नति हुई। तो ये हमारा पॉइंट था, एक कवि और नाटककार के रूप में हर्षवर्धन की क्या भूमिका थी। तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हर्षवर्धन के बारे में जितना पॉइंट बन सकता था हमने बनाया। अब हम लोग एक कंक्लूजन लिखते हैं, निष्कर्ष। इस प्रकार हर्षवर्धन का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह समकालीन शासकों में महान था। हर्ष ने संभवतः 647 AD तक शासन किया, जो कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। हम लोगों ने देखा था प्रीलिम्स में अच्छी तरीके से कि हर्षवर्धन का जब मृत्यु होता है तो उसके बाद उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं होता है। यानी कि उत्तर भारत की स्थिति कहीं ना कहीं सन्नाटा हो जाती है। उत्तर भारत में एक सन्नाटा छा जाता है, कोई शासक नहीं बचता है जो बड़े साम्राज्य को चला सके। और इसी का फ़ायदा उठा करके भारत में होता है मुस्लिम आक्रमण, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम। ये सब हम लोग मिडेवल में अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में पुनः अराजकता फैल गई तथा कन्नौज पर अर्जुन नामक किसी स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। वैसे तो कुछ इतिहासकार उसे प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम महान शासक कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हर्षवर्धन जो था वो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अंतिम और महान शासक था, किंतु यह अवधारणा अनुचित प्रतीत होती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात 100% सही नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी उत्तरी भारत में अनेक देश एवं राजाओं ने शासन किया, जिनका राज्य हर्षवर्धन से बड़ा तो नहीं था किंतु छोटा भी नहीं था। यानी कि ओवरऑल हर्षवर्धन का जो मृत्यु हुआ उसके बाद काफ़ी सारे इतिहासकारों ने ये कहा कि हर्षवर्धन का जो मृत्यु हुआ उसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बचा जो इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर सके। यानी कि एक अराजकता फैल गया। लेकिन क्या ये बात सही है? तो बहुत सारा विद्वान इसको 100% सही नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुतों का कहना है कि नहीं, इसके बाद भी और भी ऐसे शासक हुए थे और उनका जो साम्राज्य था वो भले ही हर्षवर्धन जितना बड़ा नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था, और कहीं ना कहीं कुछ शासकों का साम्राज्य हर्षवर्धन के जितना बड़ा भी था। ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न में। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक था, जो प्रश्न था, सिलेबस में सबसे पहला हमें पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में, जो हमने पहला प्रश्न में पढ़ा। यहाँ से अगर डायरेक्ट प्रश्न आ जाए तो आपको इन्हीं सब पॉइंट को अच्छे प्रकार से लिख देना है। अब हम लोग आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हर्षवर्धन का जो मृत्यु हुआ तो क्या हर्षवर्धन ही एक अंतिम और महान हिंदू शासक था या कोई और था, किस प्रकार से था, इसमें आपको टिप्पणी करना है। वही हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु का क्या महत्व है? या फिर इसी प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्या हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक था? वर्णन कीजिए। सिलेबस में हमारा अगला टॉपिक यही मेंशन है। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना थी। डेफिनेटली ये बात तो सही है, हर्षवर्धन की मृत्यु एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी,
क्योंकि इसका ना कोई उत्तराधिकारी था ना कोई बेटा जो शासन संभाले। गुप्तों के बाद हर्षवर्धन ने संपूर्ण उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधा। जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, उसके बाद हर्षवर्धन का जब साम्राज्य आता है, तब इसने जितने बड़े साम्राज्य को किस प्रकार से स्थापित किया था और कंप्लीट को एक सूत्र में बांधा था, यह हम लोगों ने जस्ट अभी इसके पिछला प्रश्न में पढ़ा। इतिहासकारों ने हर्ष का मूल्यांकन एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक एवं साहित्य तथा संस्कृति के रक्षक के रूप में किया है। ये इतिहासकारों का मत है कि हर्षवर्धन एक महान विजेता था, सही बात है। साम्राज्य निर्माता भी था, ये बात भी सही है। कुशल प्रशासक था, साहित्य और संस्कृति का रक्षक था, ये सब बात है। बाणभट्ट और चीनी यात्री वैनसोंग ने हर्ष की प्रशंसा करते हुए उसे उत्तरी भारत का एक महान सम्राट बतलाया है। यह हर्षवर्धन और वैनसोंग और बाणभट्ट का मत है। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने भी बाणभट्ट के स्वर में स्वर मिलाया है और उसे हिंदू काल का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता कहा है। उनका मत है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत के राजनीतिक एकता की स्थापना के सभी प्रयास विफल हो गए। देखिए, बाणभट्ट और वैनसोंग, इन्होंने हर्षवर्धन के बारे में बताया है कि वो एक अंतिम और महान सम्राट थे और काफ़ी सारा इतिहासकार भी इस बात पर सहमति जताई है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ इतिहासकार इस मत को अस्वीकार भी करते हैं। तो हर्षवर्धन और वैनसोंग की जो बात था उस पर भी काफ़ी सारा विद्वानों ने सहमति दिखाई है और उनका ये मत है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत पर कोई भी ऐसा शासक ना बन पाया जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाले या फिर उनको एक सूत्र में बांध पाए, मतलब बांधे। कुछ इतिहासकारों ने हर्ष की तुलना मौर्य सम्राट अशोक से, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से और मुगल सम्राट अकबर से की है। देखिए, मुगल सम्राट ना लिखकर यहाँ पे बादशाह लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मुगल बादशाह, हालांकि सेम चीज़ है। तो काफ़ी सारा विद्वान या इनका जो तुलना है हर्षवर्धन का, वो अशोक से करते हैं, समुद्रगुप्त से करते हैं और अकबर से भी करते हैं। इसके विपरीत कुछ इतिहासकारों का मत है कि हर्षवर्धन को यानी कि हर्ष को इतना महत्व देने के लिए तैयार ही नहीं है। काफ़ी सारा विद्वान, देखिए यहाँ पे इसके विपरीत कुछ इतिहासकार हर्ष को इतना महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ इतिहासकार प्राचीन भारत के अंत एवं मध्य युग के प्रारंभ के रूप में वर्णित करते हैं। अतः इस घटना को विस्तृत संदर्भ में समझे जाने की आवश्यकता है। तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि हर्षवर्धन ही एकमात्र ऐसा अंतिम, या फिर अंतिम ही बोल दीजिए, अंतिम हिंदू सम्राट था। ये बात पूर्णतः सही नहीं है, ये हम लोग बोल सकते हैं कंक्लूजन के रूप में। अब किस प्रकार से नहीं है हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको। काफ़ी सारा विद्वानों ने दो प्रकार से यहाँ पे अपनी बातों को रखा है। कुछ साइड एक पक्ष में वो है जो हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं, अंतिम महान हिंदू सम्राट मानते हैं, और कुछ विद्वान इस बात पर सहमति नहीं जताते हैं, यानी कि इसके अपोजिट मानते हैं। तो ये मत आपको लिखना है बाणभट्ट और वैनसोंग। ये आपका रिसोर्सेस है कि बाणभट्ट और वैनसोंग ने ही प्रशंसा किया है कि वे जो थे हर्षवर्धन एक महान अंतिम हिंदू सम्राट थे। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे का पॉइंट। ये नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी और डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। ये दोनों का नाम अगर आप याद रख के पैराग्राफ को समझ लेंगे तो खुद से आसानी से लिख पाएंगे। तो डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि हर्ष ने ना तो चंद्रगुप्त मौर्य का सामरिक कौशल था, सामरिक मतलब है कि युद्ध के क्षेत्र में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस प्रकार से युद्ध में कौशल थे
वो उतना हर्षवर्धन नहीं था। ना अशोक का आदर्शवादिता था किसके अंदर, हर्षवर्धन के अंदर, और ना ही अकबर की रचनात्मक राजनीतिज्ञता एवं दूरदर्शिता, यानी कि अकबर के जितना दूरदर्शिता भी नहीं था हर्षवर्धन के अंदर। इतना सारा मत है डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का। अब है रमेश चंद्र मजूमदार, इनका क्या मत है देखते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार और कुछ अन्य इतिहासकार हर्ष को हिंदू काल का अंतिम महान साम्राज्य निर्माता मानने को तैयार नहीं है। ये सीधा सीधी ऐसा मानने से इनकार करते हैं। डॉक्टर मजूमदार उसे एक योग्य और उत्तरी भारत का एक प्रभावशाली राजा स्वीकार करते हुए भी उसे अंतिम हिंदू साम्राज्य निर्माता स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कि डॉक्टर मजूमदार का कहना है कि हर्षवर्धन नो डाउट एक योग्य शासक था, एक प्रभावशाली शासक था, किंतु अंतिम प्रभावशाली या फिर अंतिम महान शासक था ये हम स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि वो स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एक महान शासक था ये स्वीकार करते हैं, एक प्रभावशाली शासक था वो भी स्वीकार करते हैं। ये है डॉक्टर मजूमदार का मत। कुछ इतिहासकार तो हर्ष को एक साधारण शासन की श्रेणी में रखते हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा भी है जो हर्षवर्धन को एकदम साधारण कैटेगरी में रखते हैं, सिंपल कैटेगरी में। तो ये दो विद्वानों का मत है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया। आगे लिखते हैं हम लोग। हर्षवर्धन की मृत्यु से उत्तर भारत के एक बड़े साम्राज्य का पतन हो गया। जैसे ही हर्षवर्धन का मृत्यु हुआ, उत्तर भारत जो इतना बड़े साम्राज्य था उसका पतन होना प्रारंभ हुआ और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां अधिक तीव्र हुई। यानी कि धीरे धीरे करके साम्राज्य खंडित होते चला गया, यानी कि टूटता चला गया और सारा भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। राजपूत कालीन राजनीति के उदय को हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही साथ साम्राज्य के पतन के बाद जिन छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ उनमें संघर्ष की स्थिति भी रही। यानी कि जो साम्राज्य धीरे धीरे करके टूटता चला गया और जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ उनमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति थी। तो ये सब तो हम लोगों ने कौन सा विद्वान क्या क्या मंत्र दिया, और यानी कि हाँ और ना में अब तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया। अब आइए हम लोग मेन बातों को लिखते हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में। तो 247 से 48 AD में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, इसी के आसपास। अब कुछ इतिहासकार हिंदू काल का अंतिम सम्राट मानते हैं। यही तो हमारा प्रश्न है और इसी पर तो हमारा मेंशन यानी कि एक्सप्लेनेशन चल रहा है। उनके अनुसार हर्षवर्धन ने एक बड़े क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और सम्राट के रूप में स्थापित हुआ, किंतु इतिहास के सूक्ष्म अवलोकन करने से पता चलता है कि हर्षवर्धन के बाद भी कुछ ऐसे हिंदू शासक हुए जिन्होंने बड़े साम्राज्य की स्थापना की और यह साम्राज्य हर्षवर्धन के साम्राज्य से कम भी नहीं था। यानी कि हम लोग सीधा बात करें तो हर्षवर्धन के बाद भी कई सारे ऐसे शासक हुए थे जिनके साम्राज्य हर्षवर्धन के जितना बड़ा था। अब इस कौन कौन सा शासक था, कितना बड़ा साम्राज्य था, लिखिए यहाँ पे। तो जैसा कि सबसे पहला कश्मीर के शासक जिनका नाम ललितादित्य था। तो ललितादित्य का जो साम्राज्य था वह विदेशों तक फैला हुआ था। कन्नौज का शासक जो यशोवर्मन था, उनका साम्राज्य हिमालय से मालवा तक, कश्मीर से बंगाल तक फैला हुआ था। फिर पाल और प्रतिहार वंश का साम्राज्य निस्संदेह हर्ष के साम्राज्य से कई अधिक विस्तृत और स्थायी सिद्ध हुए। फिर चंदेल शासक जो यशोवर्मन थे और कुलचरी वंश के जो गंगेदेव और उनका बेटा कर्ण हुआ, उन्होंने जो साम्राज्य का विस्तार किया वह भी हर्षवर्धन से कम नहीं था। तो ये तो हो गया उत्तर भारत में। अगर दक्षिण भारत को भी हम लोग देखें, दक्षिण भारत को भी अगर मिलाकर देखें तो दक्षिण भारत भी इस तुलना में सम्मिलित कर लिया जाए
तो राष्ट्रकूट वंश, हमने एक एक वंश के बारे में पढ़ा है प्रीलिम्स में, हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर काफ़ी पहाड़ हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट वंश का जो शासक हुआ ध्रुव और गोविंद तृतीय। चालुक्य वंश का जो सम्राट हुआ विक्रमादित्य षष्ठ। और चोल वंश में हमने पढ़ा है। और राजेंद्र चोल के बारे में तो क्या कहना, हमने काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है, किस प्रकार से श्रीलंका तक अपना विजय पताका लहराए थे। तो चोल वंश का जो शासक था राजेंद्र चोल, इसके समय साम्राज्य हर्ष के साम्राज्य की तुलना में कई अधिक बड़े साम्राज्य थे। तो ये सब आपको शॉर्ट में मेंशन यहाँ पे कर देना है एग्जाम्पल के रूप में। तो ये सब जो शासक हुए इनका साम्राज्य हर्षवर्धन से कम नहीं था, और कई सारा शासक ऐसा हुआ जो हर्षवर्धन से भी प्रतापी था, जैसे कि राजेंद्र चोल ये इनका जो नौसेना था ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी मतलब विशाल था, हमने पढ़ा था ये चीज़। और इन सब का जो साम्राज्य था जैसे कि राजेंद्र चोल का, ये सब का काफ़ी विशाल था और हर्षवर्धन के तुलना में भी काफ़ी अधिक था, बड़ा था। यानी कि कह सकते हैं केवल हर्षवर्धन ही एकमात्र इकलौता ऐसा शासक नहीं है जो कि एक महान शासक थे, उसके बाद भी इतिहास का जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है वो होता रहा, यानी कि महत्वपूर्ण परिवर्तन इतिहास में होता रहा। आइए आंसर को आगे बढ़ाते हैं। अतः हर्षवर्धन के लिए अंतिम हिंदू सम्राट की संकल्पना उचित नहीं है, साथ ही किसी काल विशेष को हिंदू काल या मुस्लिम काल की संज्ञा देना भी उचित प्रतीत नहीं होता। ये बात भी सही है। अब किसी स्पेशल काल को हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हिंदुओं का काल था या फिर मुसलमान का काल था, क्योंकि ऐसा कहना भारतीय इतिहास की गति में होने वाले परिवर्तन को नज़रअंदाज करना होगा। यानी कि इतिहास का डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा। इतिहास का डेफिनेशन ये बोलता है कि जितना भी महत्वपूर्ण घटना हो रहा है यानी कि हो चुका है, उसको वही इतिहास बन जाता है। यानी कि जो इंसिडेंट होना चाहिए लेकिन इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण, सभी इंसिडेंट इतिहास नहीं कहलाएगा, जो महत्वपूर्ण है कुछ वो। तो अगर हम लोग सिर्फ हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट मानेंगे, महान अंतिम हिंदू सम्राट, तो भारतीय इतिहास की गति में जो परिवर्तन हो रहा है उसको नज़रअंदाज करना होगा और इसे एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। वही बात है, इसे एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। हर्ष की मृत्यु जब हुआ तब देखिए क्या क्या हुआ। हर्ष की मृत्यु के बाद भी कन्नौज के महत्व भी निरंतरता जारी रहा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन मरा और इतिहास हम लोग वहीं पे ख़त्म करते हैं। इतिहास चलता रहा, इतिहास बनता रहा, चलता नहीं रहा। हर्ष की जैसे मृत्यु हुआ, जो उसका राजधानी कन्नौज था, उसका महत्व भी निरंतरता जारी रहा और हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज को उत्तर भारत का केंद्र बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद इसका पतन हो जाना चाहिए था। सही बात है, अगर हर्षवर्धन को ही हम लोग अंतिम सब कुछ मानते हैं तो जैसे ही उसका मृत्यु हुआ उसके साथ ही कन्नौज का पतन हो जाना चाहिए था, किंतु इसका महत्व बना रहा और इसी क्षेत्र के कारण त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ। आप त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है आप लोग प्रीलिम्स का वीडियो देखिए। अतः हर्ष की मृत्यु को इस संदर्भ में भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन के रूप में नहीं देखा जा सकता। देखिए जो यहाँ पे टर्म सब आ रहा है जैसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया, ये सब हम लोगों ने प्रीलिम्स में अच्छी प्रकार से पढ़ा है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष को पूरा हम लोग मेंशन करने बैठ जाएं, क्योंकि प्रश्न में जो पूछा है हम लोग उसी पर फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इतिहास की गति निरंतर चलती रही। यानी कि जो इसका साम्राज्य था, जो राजधानी था कन्नौज, उसका पतन नहीं हुआ, ये भी इसका महत्व निरंतरता बनी रही। अब आगे देखते हैं, हर्ष की मृत्यु के बाद का भारतीय इतिहास का क्रमिक विकास जारी रहा। हर्ष की मृत्यु के बाद भी, यहाँ पे भी होगा, भारतीय इतिहास का क्रमिक विकास जारी रहा।
कहीं भी इतिहास की गति अवरुद्ध नहीं हुई। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। राजपूत शासक जयसिंह के समय में इस प्रकार का सांस्कृतिक विकास देखा जा सकता है। साहित्य जगत में भी अनेक रचनाएं हर्ष की मृत्यु के बाद हुई। भारवी, दंडी, राजशेखर, रविकृति, वाचस्पति, ब्रह्मगुप्त जैसे अनेक साहित्यकार हुए जिन्होंने एक वृहद साहित्य कोश का सृजन किया। तो देख पा रहे हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद साहित्यिक विकास भी जारी रहा। अब कौन कौन सा विद्वान था, जैसे कि भारवी हो गया, दंडी हो गया, राजशेखर हो गया, ये सब नाम आप लोगों को याद रखना है। और इन लोगों ने अपने साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया था और एक वृहद साहित्य कोश का सृजन भी किया था। तो इस प्रश्न में हमने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा हर्षवर्धन के बारे में एक बेसिक फैक्ट्स कि हर्षवर्धन क्या सच में एक अंतिम हिंदू सम्राट था, उसके बारे में विद्वानों का क्या मत है, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। अगर इससे बड़ा साम्राज्य किसी का है तो किस प्रकार से है, कौन कौन शासक हुए जो इससे महान था, इस साम्राज्य में इससे विस्तार था। अगर हर्षवर्धन का मृत्यु अंतिम अगर हम लोग बोलते हैं हर्षवर्धन को ही सब कुछ, तो इतिहास में सब कुछ इसी के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस प्रकार से नहीं हुआ, क्या क्या विकास जारी रहा, हम लोगों ने उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो लास्ट में लिखिए कंक्लूज़न में कि इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भी भारतीय इतिहास ने कोई नया मोड़ नहीं लिया, बल्कि अपनी गति के अनुसार चलता रहा। उसे ना तो अंतिम हिंदू सम्राट कहा जा सकता है और ना ही उसके बाद भारतीय इतिहास अंधकार के गर्त में चला गया। वही सब बात है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि उसे अंतिम हिंदू सम्राट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद भी इतिहास अंधकार के गर्त में नहीं चला गया, इतिहास चलते रहा। वस्तुतः हर्षवर्धन की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना अवश्य थी, सही बात है, हर्षवर्धन की मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना जरूर थी, किंतु इसका विशेष ऐतिहासिक महत्व भारतीय इतिहास में नहीं है। तो ये है हमारा इस प्रश्न का डीप एनालाइज। तो हमने आज 2 प्रश्न को कवर किया, एक हर्षवर्धन के बारे में देखा, दोनों ही प्रश्न हर्षवर्धन से ही संबंधित थे। एक में हमने हर्षवर्धन के बारे में एक शासक के रूप में मूल्यांकन किया और दूसरा प्रश्न में किस प्रकार से वे अंतिम हिंदू शासक थे वो हमने मेंशन किया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं और जो बचा प्रश्न है, 2 प्रश्न इसमें बचा हुआ है। पहला एक प्रश्न ये बचा हुआ है कि हर्षवर्धन के व्यक्तित्व में अशोक एवं समुद्रगुप्त दोनों के गुण विद्यमान थे, किस प्रकार से थे इसको हमें वर्णन करना है, क्योंकि हर्षवर्धन को अशोक भी बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर अशोक का भी गुण था, समुद्रगुप्त का भी गुण था। किस प्रकार से था इसको थोड़ा सा मेंशन करेंगे। और लास्ट में जो सांस्कृतिक विकास हुआ इस काल में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, फिर और साहित्य के क्षेत्र में हो गया, फिर धर्म के क्षेत्र में हो गया, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ ये सब हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अब अगला क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।